हमारा तो कल्चर है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी पहचान है। गदागरी, गदागरी, भिखारी। और तुम भीख मिलने पे लुटियां भी डालते हो, भंगड़े भी डालते हो। किस पे? भीख मिलने पे। और भीख भी कैसी, कितनी भयानक। बल्कि ये क्लियरली कन्वे करता है कि चीन पाकिस्तान से अपनी डिस्टेंस और अपनी डिसप्लेजर को इसी तरह से एक्सप्रेस किया। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि दोस्त, आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस में जाते हैं तो गिव एंड टेक्स होते हैं। यहां पे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की हमेशा ख्वाहिश रही है कि दुनिया उसकी मदद करे, हम अपनी कोई ऑब्लिगेशंस, कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। इसी तरह से दुनिया की डिप्लोमेसी के अंदर कम्युनिकेशन की जाती है, मैसेजेस दिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल पैदा हो रहा है कि वो J-35, और ये भी बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के पायलट इस वक्त चाइना के अंदर J-35 की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सारी की सारी बातें, ये खेल एकदम से क्यों बदल गया? चाइना तो हमारा दोस्त है ही नहीं। अच्छा, चाइना हमारा दोस्त नहीं है। ठीक है, समझाए ना कैसे ये चीज अपने माइंड से निकाल दें कि चाइनीज हमारे लिए कभी भी मुखलिस नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि ये जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं ये $1.5 अरब के हो गए हैं, और जो लफ्ज उन्होंने अपने लेटर में इस्तेमाल किया कि इट्स अ ह्यूज कंसर्न। कर्मा वर्ड भी यूज किया, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि कर्मा का क्या मतलब होता है। और डॉक्टर जयशंकर का कहना ये था, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का कर्म। पीआईए को लेंगे, इसका मतलब ये है कि एक एक करके पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स थे जो पाकिस्तान के अंदर हो या कुछ, उनको एक एक करके फौजी लेते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान 40 J-35 लेने जा रहा है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को क्यों इस बात का इनकार करना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसीलिए चाइना जो है वो पाकिस्तान को छोटी मोटी मदद या फिर कहने के लिए दोस्त जो है वो दोस्ती वाली बात चलती रहती है उनकी। अदरवाइज अगर आप देखो तो दोनों के बीच में कोई गिव एंड टेक वाला रिलेशन है ही नहीं। चाइना सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया को टैकल करने के लिए या फिर इंडिया को पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वॉर में बिजी रखने के लिए पाकिस्तान की मदद करता है। लेकिन कई सारे फॉरम ऐसे हैं जहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि भाई चाइना बिल्कुल भी इग्नोर कर देता है पाकिस्तान को। कई सारी चीज़ें होती है। अगर आप देखो तो पाकिस्तान का अगर प्रधानमंत्री देख लीजिए, पाकिस्तान का आर्मी चीफ देख लीजिए, अगर वो चाइना में जाते हैं मिलने के लिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक होती है। देखने लायक होता है कि कैसे मतलब किस हिसाब से झुककर बात करते हैं, किस हिसाब से बोले। अगर देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी को देख लीजिए, किसी भी वर्ल्ड लीडर से मिलेंगे या फिर किसी भी से मिलेंगे, जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट हो गए, यूएस के प्रेसिडेंट, एक लेवल होता है। और अगर आप पाकिस्तान का देख लीजिए तो यही बात हो रही कि वही बात है मुख्य तो यहाँ पर कि भाई पहले ये जो पिट्ठू थे वो यूएस के थे, अब चाइना के हैं, और आने वाले दिनों में दोनों के होंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल पैदा हो रहा है कि वो J-35 जिसका पाकिस्तान ने ऑर्डर दे दिया था, जिनके बारे में हमारे एयर चीफ हैं वो ये कह चुके थे कि हम स्टील्स टेक्नोलॉजी का त्यारा लेने जा रहे हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान वो मुल्क होगा जो सबसे पहले J-35 को उड़ाएगा। और ये भी बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के पायलट इस वक्त चाइना के अंदर J-35 की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सारी की सारी बातें, ये खेल एकदम से क्यों बदल गया? वो पोस्ट जो कि पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से लगाई गई थी कि पाकिस्तान 40 J-35 लेने जा रहा है, उसके बाद फिर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को क्यों इस बात का इनकार करना पड़ा कि जी जनाब, चीनियों को इजाजत है कि वो अपने हथियारों की मार्केटिंग करें, लेकिन अभी पाकिस्तान ये काम नहीं कर रहा। इसके पीछे वो कौन सा चीन का
मुतालबा है। जानते ही हैं कि पीआईए पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसके हालात जो हैं वो आज से नहीं कई सालों से खराब हैं। खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। कई बार बेचने की कोशिश की गई लेकिन किसी ने खरीदने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। बहुत बार ये भी हुआ कि ऑक्शंस भी हुए और उसमें जो प्राइस लगाई गई या जो रेट लगाए गए या जो कह लीजिए बोली लगी वो बहुत ही कम थी, उतनी नहीं थी जिससे कि कोई एयरलाइन को लिया जा सके। मगर फिर होते होते अब ये हुआ है कि कोई मिल ही नहीं रहा है कि जो पीआईए को ले ले, इसलिए कि पीआईए के ऊपर बेताशा कर्जा है, पीआईए के ऊपर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पीआईए लेने वाले को उसके ऊपर काम करना पड़ सकता है। लेकिन अब होते होते हुआ ये है कि जी अब कहा ये जा रहा है कि फौजी फर्टिलाइजर्स वाले यानी कि बोले तो भाई लोग, जी हाँ, फौजी फर्टिलाइजर्स वाले जो हैं अब उन्होंने दिलचस्पी जाहिर की है कि वो पीआईए को लेंगे। अब पीआईए को लेंगे इसका मतलब ये है कि एक एक करके पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स थे जो पाकिस्तान के अंदर हों या कुछ, उनको एक एक करके फौजी लेते चले जा रहे हैं। और अब पीआईए को भी औने पौने दामों, और वो दाम भी किसी को कोई पक्का यकीन नहीं है कि वो दाम भी दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, लेकिन बहरहाल पीआईए को भी अब फौजी फर्टिलाइजर्स वाले जो है वो कह लीजिए कि खरीदने जा रहे हैं। अब क्या पेमेंट करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, वो तो बहुत से लोगों को डाउट है कि करेंगे भी या नहीं करेंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तब भी कौन है जो उनसे पूछ सकेगा। मगर बात सारी ये है कि बहरहाल पीआईए को अब फौजी फर्टिलाइजर्स वाले ले रहे हैं, यानी कि बोले तो फौजी ही ले रहे हैं। और इनके बिजनेसेस फैलते चले जा रहे हैं, यानी कि आप तो जानते ही हैं फौजी फर्टिलाइजर्स हो गए, पैम्पर हो गए और कई दूसरी चीजें ये बनाते हैं, सीमेंट से लेकर बजरी तक, और कहां से कहां तक जो है बिजनेसेस फैले हुए हैं। लेकिन अब बहरहाल एयरलाइन को भी खरीदने की बात की जा रही है। बहुत से लोगों को इस पे एतराज भी है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी इन्होंने हर जगह पे कब्जा कर रखा है, हर जगह पर ये अपने ही लोग बिठाते चले जा रहे हैं। और कई लोगों का, अगर हम बलूचिस्तान की तरफ जाएं, बलूचिस्तान की बात करें तो अभी जो रिसेंटली बलूचिस्तान में लोगों को टारगेट करके और मारा गया है उसमें कई लोगों का ये भी कहना है जो बलूचिस्तान से भी जिनका ताल्लुक है कि जी ये मजदूर जो मारे गए, 9 मजदूर कहा जा रहा है कि मारे गए जो पंजाब से जा रहे थे। तो कई लोगों का कहना ये कि पंजाब में तो खुद इतना काम है जिसके लिए कि मजदूरों की जरूरत पड़ती रहती है और कमी रहती है, तो भला पंजाब से बार बार बलूचिस्तान में मजदूर क्यों भेजे जाते हैं। बलूचिस्तान के कई लोगों का ये भी दावा है और ये भी शिकायत है या ये भी क्लेम है कि उनका कहना ये है कि जो ये मजदूरी के नाम पर मजदूर पंजाब से बलूचिस्तान भेजे जाते हैं वो दरअसल मजदूर नहीं होते, और मजदूर ना होके एजेंसी के लोग हैं जो कि जासूसी करने आते हैं। अब ये बात कहाँ तक सही है ये तो खैर मेरा ख्याल है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लोगों की इस बात में हमें तो वजन नजर आता है। हमें तो लगता है कि हो सकता है कोई इस तरह की बात हो, इसलिए कि इतने लोगों को वहां पे बार बार टारगेट किया जा रहा है, उसके बावजूद बलूचिस्तान जाना जो है वो मजदूरों ने नहीं छोड़ा। वरना अमूमन ये होता है कि कोई इस तरह के हादसा हो जाए, इस तरह की कोई अटैक्स हो जाए तो उसके बाद लोग जो हैं वो जहां होते हैं वहीं पे मजदूरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसी किसी जगह पे कोई क्यों जाएगा जहां पर बीएलए या कोई और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हैं जो कि अटैक करती हैं लोगों के ऊपर। लेकिन बार बार यहाँ से इस तरह के हालात हो रहे हैं, उसको देखकर यकीनन कई लोगों को इस चीज के ऊपर शक है कि जो मजदूरी के नाम पर जो लोग पंजाब से भेजे जा रहे हैं क्या वो वाकई में मजदूर हैं भी या नहीं। लेकिन खैर ये तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आगे जाकर भी ख्याल है कई साल के बाद पता लगेगा, क्योंकि अगर 2 कंट्रीज के बीच में वॉर भी हो जाए उसके बारे में भी जो रिपोर्ट आती है वो कई साल के बाद आती है। उससे पहले दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के ऊपर दावे ही करते रहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया और हमने वैसा कर दिया, लेकिन कई साल के बाद जो है असल हालात का पता लगता है। पाकिस्तान में तकरीबन 25 साल से काम करने वाली कंपनी या 25 साल से मौजूद कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना बैग पैक कर लिया है। दोस्तों एक बड़ा सेंट्रल सवाल है कि अभी जो 2025 ब्रिक्स समिट हुई है इसका आउटकम क्या था और ये क्यों समिट जो है ये किसने क्या क्या बातें की। खास तौर पे अगर देखा जाए तो भारत जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे थे। हमें इस चीज का एहसास है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो एक पोजीशन है वो दुनिया की तब्दील हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं।
इसको जरा समझिएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इंडिया जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसने क्या किया, उसने कहा क्योंकि चाइना इसमें लीड कर रहा है एससीओ में, तो हम इससे पीछे हट जाएंगे। उधर वो कहते हैं कि वी हैव एन ओनरशिप, उधर अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, रशिया भी है, वहां पे एक डिफरेंट किस्म का। अब वहां पे क्योंकि यूएई भी है, बाकी ममालिक भी हैं, तो देन इट इज देयर। सो मुझे ये लगता है कि ये एक फैक्टर है जिसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। बाकी वहां पे डिस्कशन हुई है, एक्सपेंशन होनी चाहिए जी, ग्लोबल साउथ का रोल। ग्लोबल साउथ का रोल, द ग्लोबल साउथ हैज टू गेट द रोल। Nobody will give role to global south. ठीक है ना जी? Nobody will give role to global south. Global south has to get that role with its economic strength, with its political relevance, with its being a military power, with having a clear agenda. ये जो ब्लॉक है, it talks of de-dollarization. ये ग्लोबल करेंसी की, ये डी डॉलराइजेशन की बात करता है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दैट ग्रुप जहां पे डी डॉलराइजेशन की बात होती है। लेकिन वो जयशंकर ने कहा था कि नहीं, हम इन चीजों को नहीं वो करते, ये ब्रिक्स पे लेके आना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, उसने पाकिस्तान में आफ्टर 25 इयर्स अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट चला गया है पाकिस्तान से, और माइक्रोसॉफ्ट ने जितना भी उसका बिजनेस था उठा लिया है पाकिस्तान से, और वो जा चुके हैं। और उसकी वजह ये बताई जा रही है, वजह तो बहुत सारी हैं इसके, जो रीज़न सामने आ रही हैं, लॉजिक्स आ रही हैं, लेकिन इसमें बहुत बुरा हो रहा है लोगों का, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट में 25 ईयर से जो लोग काम किया करते थे, अब वो काम नहीं कर रहे और वो जॉबलेस हो चुके हैं। दिस इज सो सॉरी, आई फील सो सॉरी फॉर देम। कि देखिए, ऐसे भी नौजवान थे वहाँ पर कि जो 25,000 पे, 30,000 पे, 50,000 रुपीज़ पे भी काम कर रहे थे और अपना घर चला रहे थे। बड़ी तनख्वाहों पर भी काम करने वाले थे, उनका तो किसी तरह गुजारा हो ही जाएगा। लेकिन देखें जो ऐसे थे, और मैं आपको बताऊं कि ये जो ले ऑफ किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो इसमें उसने कहा है माइक्रोसॉफ्ट क्लोजेस ऑफिस इन पाकिस्तान, ले ऑफ स्टाफ। ये किसकी खबर है? डॉन की। ये मैं सिर्फ कहीं इधर उधर से खबर देखकर नहीं बता रही, डॉन की ये हेडलाइन है। और उन्होंने कहा है कि ये जो है ना अपने ऑफिसेस क्लोज कर दी हैं। जवाद रहमान जो कि माइक्रोसॉफ्ट के पहले हेड थे शायद पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है वो पोस्ट की सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये हालात हैं और ये जो है वो उठाकर ले गए हैं अपने बिजनेस यहाँ से, एंड माइक्रोसॉफ्ट इज ऑफिशियली क्लोजिंग इट्स ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। ये हालात हो गए इकोनॉमी के। ये क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है? ये तो समझ में ना आने वाली बात है। अगर वो काम करे थे इतने अरसे से, तो कोई कहने लगा कि जी जो करेंसी है वो इतनी डी वैल्यू है, कोई कहने लगा उनको बड़ी प्रॉब्लम्स थे पाकिस्तान के अंदर और उनका जो है बिजनेस सही नहीं चल रहा था, वो मजबूरन चला रहे थे। कोई कहने लगा कि और बहुत सारी जो है उनको इसमें प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी ऐसी। अब देखिए, इसके बारे में एक तो ये है कि ये कहा गया है कि जो उनके लोकल पार्टनर्स हैं उनके थ्रू वो ये बिजनेस जो है वो चलाते रहेंगे। ओके, अब मुझे नहीं पता लोकल पार्टनर्स के थ्रू कितना बिजनेस चल सकता है। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा वी विल सर्व आवर कस्टमर्स थ्रू बोथ आवर स्ट्रॉन्ग एंड एक्सटेंसिव पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड लोकेटेड क्लोजली लोकेटेड। ये तो बहाना ही है, यानी ये तो आप ये कह लें कि अब जा रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो कहना है ना। अब जैसे कोई जो ऑफिस बंद हो तो उसका जो स्टाफ को निकाला जाए तो उसको क्या कहा जाता है कि हम तुम्हें बहुत जल्दी वापस बुला लेंगे, लारा दिया जाता है डोंट वरी, अगर तुमने कुछ शोर वोर ना मचाया तो हम ये करेंगे कि हम तुम्हें जल्दी दोबारा हायर कर लेंगे। वो उन्होंने करना कुछ नहीं होता। वो चाहते हैं कि जो स्टाफ है ना वो बागी ना हो जाए, वो स्ट्राइक ना कर दे कोई बहुत बड़ी। मुझे लगता है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कुछ इसी तरह की है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मसला नहीं है, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कोई इसमें जो है। अच्छा जी, उन्होंने कहा है जी, रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि 2,28,000 एम्प्लॉइज में से जो है 4% तो कम से कम फौरी के फौरी उन्होंने कट कर दिया। और इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ 6-7 हज़ार से ज्यादा जो लोग हैं वो तो फौरी तौर पर बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आप देख लें कि आगे क्या बनेगा, क्या होने जा रहा है। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें। आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। कहते हैं बिरादर बिरादर बिरादर,
देखिए, कोई बिरादर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में नहीं होता, बिरादरली एक्शंस होते हैं। ईरानी एम्बेसी जो इंडिया के अंदर मौजूद है, उन्होंने भारत से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से किसी ने फेक अकाउंट बनाया है ईरान के नाम से। ईरानी एम्बेसी ने ये कहा है कि ये पाकिस्तान का प्रोपागेंडा है ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को खत्म करने के लिए। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। क्या ये हकीकत नहीं है कि BLA के टेररिस्ट इस वक्त ईरान में घुसे हुए हैं और ईरान उनको पनाह देता है? दोस्तों, ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का, जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। सर, ईरान तो मुस्लिम भाई है हमारा, फिर ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया? एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये है और उस पर इस तरह से मजाक करना, ये वाले काम क्यों? और फिर जब ईरान ने खुद ही क्लैरिफिकेशन दे दी कि ये हैंडल उनके द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, तो वो क्या किया जाए? ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ईरान को समझना चाहिए। तो ईरान को इंडिया की इतनी जरूरत क्यों है? इंडिया का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने प्रोपागेंडा शुरू कर दिया है और पाकिस्तान चाहता है कि किसी न किसी तरीके से जो भारत के दोस्त हैं उन सब की दोस्ती में दरार लाई जाए। इस दफा वो ये नहीं कहेंगे कि ये कर दिया पाकिस्तान ने तो हम सोच रहे हैं, इसका मतलब है वो बगैर कोई इंदिया दिए पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस और एयरफोर्स के ऊपर चढ़ धोड़े। और कौन ही करना चाहेगा इसमें? ईरान और इंडिया का रिलेशनशिप खराब करने का इंटरेस्ट किसको होगा? ईरान को इंडिया चाहिए एज ए मार्केट और इंडिया को ईरान चाहिए एज ए मार्केट। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और ईरान के रिलेशन के बारे में, साथ में बात हो रही है पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन के बारे में। अब सिचुएशन ये है यहाँ पर कि कहने के लिए तो दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ है, मतलब पाकिस्तान और ईरान की बात हो रही है, लेकिन वो शिया सुन्नी वाली मैटर वहाँ चल रही है। अब पाकिस्तान खुद को सुन्नी कंट्री काउंट करता है, ईरान जो है वो शिया कंट्री है। अब कई बार क्या होता है कि कोई अगर कॉमन दुश्मन हो गया तो उनको लेकर वो दोनों एक पेज पर आ जाते हैं, अदरवाइज़ दोनों के लिए एक साथ में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। और कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान नाराज़ हो जाए फिर भी जो है वो ईरान इंडिया की फेवर कर देता है कई सारी चीज़ों के मामले में, चाहे वो बात करने की बात हो, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करने की बात हो, या फिर कोई एक्शन लेने की बात हो। और ईरान को भी पता है कि हमारा अगर मान लीजिए बेनिफिट है तो इंडिया से ही बेनिफिट है, ऐसा कोई बेनिफिट हमें पाकिस्तान से नहीं मिलने वाला जिस हिसाब से इंडिया से बेनिफिट मिलता है। और इंडिया की एक बहुत बड़ी आवाज़ भी है पूरी दुनिया में। यूएस तो, अमेरिका तो, ये पाकिस्तान तो आप समझ लीजिए कि किसी ना किसी का पिट्ठू बन जाता है, चाहे वो यूएस हो, चाइना हो, उसका कोई वजूद है नहीं। वैसे यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। ईरानी एम्बेसी जो इंडिया के अंदर मौजूद है, उन्होंने भारत से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से किसी ने फेक अकाउंट बनाया है ईरान के नाम से, जिसपे ईरान के सुप्रीम लीडर की फोटो भी लगाई हुई है, ईरान के झंडे की भी फोटो लगाई हुई है, और उसमें एक मैप इशू किया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की मलकियत है, पाकिस्तान का हिस्सा, और चाइना का वो इलाका जो भारत के पास है उसको भी पूरा का पूरा चाइना का पार्ट दिखा दिया गया है। तो ईरानी एम्बेसी ने ये कहा है कि ये पाकिस्तान का प्रोपागेंडा है ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को खत्म करने के लिए, या फिर ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को खराब करने के लिए। सर, ईरान तो मुस्लिम भाई है हमारा, फिर ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया? अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान भारत का इतना साथ क्यों दे रहा है? ईरान को भारत की इतनी ज़रूरत क्यों है? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने कहा कि ईरान के अंदर जो है वो हमारे मुस्लिम भाई मौजूद हैं, हम जो है वो फ्रंट पेज पर आकर उनका साथ देंगे। बेशक उस तरीके से उनकी हेल्प नहीं की गई, लेकिन जुबान से हर किसी ने यही कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो ईरान को इंडिया की इतनी ज़रूरत क्यों है? इंडिया का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने प्रोपागेंडा शुरू कर दिया है और पाकिस्तान चाहता है कि किसी न किसी तरीके से जो भारत के दोस्त हैं उन सब की दोस्ती में दरार लाई जाए। मैं सबसे पहले ये ईरानी सुप्रीम लीडर जो है, हम उनकी हमेशा तारीफ करते हैं। जब से ये इसराइल का मामला हुआ है, जो उन्होंने इसराइल को छोड़ के कतर में, जो अमेरिका पे भी, क्योंकि कतर पे हमला नहीं किया था उन्होंने, हम उनको एक बहादुर आदमी समझते हैं। तो वो बहादुरी इंडिया को भी दिखाएं। आपको इंडिया की जरूरत नहीं है, आप ये जेन में रखें।
ईरान वालों को हमारी ईरानी समझ नहीं आएगी, मगर उधर पैगाम पहुंचेगा जिनको हमने पैगाम पहुंचाना है इंडिया वालों को, कि आप ये ज़हन में रखें कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। चाहे इनको देर से समझ आए, चाहे बहुत देर से समझ आए, ये समझ आ जाएगी और आ जानी है। और आप भी ये समझ लें इंडिया वालों, ये ईरान ने अगर माफी मांगी है, इसमें भी उसकी कोई यानी कि कोई प्लानिंग होगी। इस पर भारतीय मीडिया कहता है कि हमने टेररिस्ट को निशाना बनाया था, हमने पाकिस्तान की 11 बेसिस 9 टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा दिया था, हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, कि आप बता दिया है कि दहशतगर्दी और आतंकवाद का हम खात्मा कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात यह, जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया, ईरान ने साथ नहीं दिया पाकिस्तान का। अजरबैजान, तुर्की और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े थे, लेकिन ईरान की इस चीज के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं हमने सुनी। अच्छा, ईरान के लिए अब मुस्लिम उम्मा से ज्यादा जो है वो उनके नेशनल इंटरेस्ट हमें काफी हद तक प्रेफरेंस पर उनके नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाबहार पोर्ट से एक तो उनकी सेंट्रल एशिया में पकड़ मजबूत होगी, साउथ एशिया में उनकी पकड़ मजबूत होगी, वो इस रीजन में जो है वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। साथ ही साथ वो इंडिया को अपना ऑयल और गैस देता है। तो ऐसे लग रहा है जैसे उनके लिए अब मुस्लिम उम्मा वाला रिश्ता जरा साइड पर हो गया और उनके नेशनल इंटरेस्ट उनके लिए फर्स्ट है। पाकिस्तान के लिए हमेशा से कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव इशू रहा है, जिसमें तुर्की ने और अजरबैजान ने साथ दिया, लेकिन ईरान ने कभी पाकिस्तान का साथ दिया ही नहीं है कश्मीर के मुद्दे पर। सर, ये क्या चल रहा है? दोस्तों, ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का, जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। और क्योंकि याद होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने ईरानी सदर से फ़ोन किया, उन्होंने अमेरिकी सदर को फ़ोन नहीं किया, ईरानी सदर को फ़ोन किया। तो ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप पे और इंडियन सिटीजन्स, एक्टिविस्ट और जो हमारे साथ खड़े रहे, हम उनका शुक्र अदा करते हैं इस 12 डे वॉर में। सो ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ईरान को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इस चीज़ों में, ठीक है जी। और दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट बाय द वे। लेकिन देखें, इंडिया का मसला ये है कि इंडिया ने जब ईरानी सदर को फ़ोन किया तो उन्होंने उस वक़्त पैगाम दिया अमेरिका को कि हम जो है आपकी सपोर्ट नहीं करते। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को, इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया। इंडिया ने ना अमेरिकन हमलों को कंडेम किया, ना इजराइल के हमलों को कंडेम किया, लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किया। तो पाकिस्तानी जो हैं वो जारी बात है इस स्टेटमेंट। देखिए, आपको थोड़ा समझना चाहिए हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड हाउ ईरान ऑपरेट। असल जो आज़ादी के मजाज थे वो ज़ात हिंद आर्मी थी। अच्छा, हाँ, उन्होंने मतलब हमें आज़ादी दिलवाई। तो जिनको लीड शायद नेताजी बोस, हाँ, सुभाष चंद्र बोस। खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। बन्नू के थाना मेरियान पर दहशतगर्दों ने ड्रोन क्वाडकॉप्टर से बॉम्ब गिरा दिया है। ज़ाहिर है कि हसास नौयत की ये मामलात हैं। बन्नू में मीरियान और हवेद की हदूद में 2 अलग अलग ड्रोन हमले जो हैं ये मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं। पहला हमला बताया गया है कि पुलिस स्टेशन पर, जबकि दूसरा हमला एक घर के ऊपर हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के लिए एक अरसे से चैलेंज है। स्टेशन पर बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों की जानिब से क्वाडकॉप्टर से ये हमला किया गया है और क्वाडकॉप्टर से बम भी गिराया गया है। चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, हर जगह कहीं भी आंखें उठाकर देख लीजिए, हर जगह हम रोज खबर सुनते हैं कि ये मुसलमान अरेस्ट हो गया रेप के केस में, ये मुसलमान अरेस्ट हो गया मोलेस्टेशन के केस में। अभी कल सुबह की बात है कि ब्रिटेन देख सकते हैं आप क्या राडार सिस्टम, तो इसको आप क्यों ना देख सके इस ड्रोन को?
क्यों नहीं गिराया? बहुत अहम सवाल आपने उठा दिए। और हमने देखा कि अभी माजी करीब में भी बहुत कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई कि उधर अफगान हुकूमत को समझाया जा सके कि आप टीटीपी को काबू में करें। तालिबान बदस्तूर कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को माली और लॉजिस्टिक मदद फराहम कर रहे हैं। खबर दें आपको, रूस ने अफगान हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। खबरसां एजेंसी ने बताया कि रूस अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया है। रूस ने अफगान अगर बलूचिस्तान के BLA के साथ आपका झगड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा में TTP के साथ आपकी जंग चल रही है, और 2024 में TTP ने अफगान सरजमीन से 600 हमले किए। पाकिस्तान की जो हाल है, जो हालात हैं, वो अनफॉर्चुनेटली गुजरते दिन के साथ खराब हो रहा है। इसमें जो है ये बताया गया है कि मिलिटेंट्स की तरफ से बाकायदा ये ड्रोन का या क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है और इन अ वे उनकी ताकत पहले के मुकाबले में ज्यादा हुई। उनको साफ कह दिया गया UAE की तरफ से कि आपके पास ICC का गो लेटर है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको UAE का वीजा नहीं दे रहे। नमस्कार दोस्तों, तालिबान मतलब कि जो कि अफगानिस्तान के अंदर शासन कर रहा है, वही तालिबान अब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली आ चुके हैं। देखिए, इससे पहले हम सबको पता था कि TTP को छोड़ा हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, उसके अलावा BLA, BLF, उसके बाद हमने ये भी सुना कि भाई बलोच लिबरेशन आर्मी और TTP का एक यहाँ पर ग्रुप बन चुका है और दोनों कोऑर्डिनेशन के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं। ये सारी बातें तो हमने सुनी, लेकिन अब बात ये हो रही है, अब जो ये सिचुएशन ये आ रही है कि अफगानिस्तान से डायरेक्टली ड्रोन के द्वारा हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, हम सबको पता है कि जो डूरन लाइन है उसको अफगानिस्तान नहीं मानता, पाकिस्तान तो उसको मानना चाहता है। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर की बात हो रही है और इसी को लेकर सारा का सारा डिस्प्यूट है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से अपना एरिया बांट लिया और 2 कंट्री बना लिए। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि तालिबान जो है या फिर कहेंगे अफगानिस्तान इस चीज़ को मान नहीं रहा, क्योंकि जो पख्तून कम्युनिटी है वो डिवाइड हो चुकी है विदाउट एनी रीज़न, और इसी को लेकर जो तालिबान है वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। तरह के हसास नौयत के ये मामलात हैं। बन्नू में मीरियान और हवेत की हदूद में 2 अलग अलग ड्रोन हमले जो हैं ये मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं। पहला हमला बताया गया है कि पुलिस स्टेशन पर, जबकि दूसरा हमला एक घर के ऊपर हुआ है। ड्रोन हमले में एक खातून जाँ बहक हुई है और 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इलाके में शदीद खौफ व हरास है और ड्रोन्स का इस्तेमाल इन इलाकों में बढ़ रहा है। अच्छा, ये तकरीबन बताया गया है कि 1 महीने में 4था हमला, ड्रोन हमला किया गया है थाना मीरियान के ऊपर। इसमें जो है ये बताया गया है कि मिलिटेंट्स की तरफ से बाकायदा ये ड्रोन का या क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है और ये जो सोलर पैनल होता है सोलर एनर्जी के लिए, वो मुतासर हुआ है। और कुछ रोज़ कबल इसी थाना के पीछे नाला टोची है, यहाँ पर एक बच्ची जो मवेशी चरा रही थी, ये भी एक ड्रोन हमले में ज़ख्मी हुई थी। तो ये एक और कार्रवाई जो है ये हुई है थाना डडीवाला, ज़िला लकी मरवत की हदूद में। और आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। तो हमने, जैसे कि अपने जो हमें देखने वाले हैं, उन्होंने हमसे कहा भी था कि जी बलूचिस्तान का बताइए, तो फ़खर आज हम एक शॉर्ट सी वीडियो करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है। थैंक यू वेरी मच। एंड आरजू, बलूचिस्तान की जो हाल है, जो हालात हैं, वो अनफॉर्चुनेटली हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि आपने वहाँ पर एक ऐसी चीज़ शुरू की हुई है कि जैसे लोगों के जो राइट्स हैं आप उसको सलब कर रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर मारंग को हम अगर देखें तो उनके साथ अगर देखा जाए तो जो MPO के तहत उनकी जो जेल के अंदर कस्टडी है उसको हर 15 दिन के बाद एक्सटेंड किया जाता है। किस कानून के तहत उनके मतलब जुर्म बताया जाए कि कितना, 3 महीने तो उनको हो चुके हैं वहाँ पर। फिर इस तरीके से अगर हम ये देखें कि शायद BLA ने गुज़िश्ता 1 महीने में या 15 दिनों में कोई बड़ा हमला नहीं किया, मानते हैं इस बात को, लेकिन क्या वहाँ की आवाम बैठ गई है? उन्होंने अपना प्रोटेस्ट करना छोड़ दिया है? वो जो उनकी मांगे हैं उससे वो पीछे हट गए हैं? मेरे ख्याल में इसका जवाब है द बिग नो। वहाँ के लोग अपने राइट्स के लिए
वो लड़ रहे हैं। और उनका लड़ने का ये नहीं है BLA बंदूक उठा के वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन जो आम आवाम है वो बंदूक नहीं उठा रहे, बल्कि वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका, उसके जरिए वो ये अपनी जंग लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल में अभी तक इस्लामाबाद में या फिर क्वेटा में जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वहाँ पे जो हुकूमत बनाई जाती है वो वैसे ही एक डमी टाइप की हुकूमत होती है। उसकी मिसाल हम कश्मीर की दे सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान साइड की कश्मीर की एक डमी हुकूमत होती थी, ये प्राइम मिनिस्टर है और ये फ्लाए, हालांकि उनको यहाँ पे जो सेक्शन ऑफिसर लेवल का आदमी होता है वो नहीं सुनता उनको। तो सेम लाइक दैट आपने वहाँ पे जो हुकूमत लगाई हुई है वो मतलब डिंगे विंगे तो बहुत मारते हैं, लेकिन एक्चुअली जो वहाँ की आवाम है, क्या उनकी वोटों से आए, क्या उन्होंने वोट किया है, उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ये अहम होता है। लेकिन वही वाली बात है कि भाई आपकी सीटों से आपको नहीं कुछ दिया जाता, आपकी सीटें नहीं गिनी जाती, आपके वोट नहीं गिने जाते, आपका खास इदारे से ताल्लुक कैसा है, जिसको मुक्तदरा कहते हैं ये लोग, उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, वो आपका डिसाइड करेंगे कि आपकी हुकूमत होगी या नहीं होगी। इसीलिए वहां पर अगर जो लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, उनको पता है कि यार हमें किसने वोट दी है, हम किस थ्रू ये आए हुए हैं। वो PTI वाले कहते हैं फॉर्म 47, तो मेरे ख्याल में वो हर गुजरते दिन के साथ ये चीज बाकायदा ये लोग साबित कर रहे होते हैं। पहले तो हमें लगता था कि शायद ये झूठ बोलते हैं PTI वाले, मजाक लगता था, सच बता दूं आपको। लेकिन जब जब वक्त गुजरा तो उनकी बातें, उनकी बहुत सारी चीजों से हम इख्तिलाफ भी करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो हमारा हक है, लेकिन बहुत सारी चीजें उनकी ठीक भी है और वो ठीक साबित भी हुई है। जहां तक बात है वहां की आवाम की, उनकी जिंदगियों में मतलब अगर हम 5 साल की बात करें, 10 साल की बात करें, 20 सालों की बात करें, क्या पॉजिटिव चेंज आया है उनकी जिंदगी। बच्चा जब उनका मैट्रिक पास करता है, कॉलेज जाता है, तो उनके माँ बाप का दिल धड़क रहा होता है कि खुदा खैर करे कि हमारे बच्चे को उठाया ना जाए। मेजॉरिटी, आप बेशक किसी की भी बलूचिस्तान के हवाले से स्टोरीज पढ़ लें, यही चीजें आपको मिलेंगी। कभी वो उनको कराची भिजवा देते हैं, ज्यादातर बलोच हमारे कराची की तरफ अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को भेजते हैं। जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो मजबूरन उन्होंने उनको वहां रखना है, क्योंकि लाजमी बात है कराची में एक बच्चे या 2 बच्चों का खर्चा कोई आम तो नहीं है, मुश्किल काम होता है वो सारा उठाना। लेकिन फिर भी बेचारे कोशिश करते हैं कि यार हम इनको यहाँ पे निकाल दें, या फिर वो किसी और सिटी इस्लामाबाद और लाहौर में भेज देते हैं। लेकिन अफसोस के साथ लाहौर और इस्लामाबाद में भी कुछ इस किस्म की खबरें आई हैं और कुछ इस किस्म का सलूक होता है। कायद आजम यूनिवर्सिटी की मिसालें हमारे साथ